लोहान परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से सभी को राम राम। दादा देवराज जनहित एवं खेलकूद समिति के प्रधान शमशेर सिंह लोहान जी, पूर्व प्रधान दिलबाग सिंह लोहान जी और कैप्टन महावीर लोहान जी और हमारे बहुत ही सम्मानित भाई सूबे सिंह लोहान जी, रणवीर लोहान जी, मुकेश जी और हमारे भाई जो अरुण जी जो इसका मंच का संचालन कर रहे थे। आज इस लोहान परिवार में इस सभा में बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी और इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल सभी आमंत्रित मेहमान, मीडिया के मेरे साथी और तमाम आसपास के लोग जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम लोहान गोत्र से भाई बंधु और बड़े जो बुजुर्ग जो यहाँ पे आए हुए हैं, यकीन मानिए कि मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे खुद भी और मेरे जैसे बहुत से ऐसे इस लोहान परिवार के सदस्य होंगे जिनको शायद अभी तक ये मालूम नहीं था कि ये लोहान परिवार जो है लगभग 2 दर्जन जो है गांव में, देश के गांव में जो है बसा हुआ है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि नानुद लोहानों का जो है वो धाम है। ज्यादातर जो है गांव में, जो अलग अलग गांव में लोग बसे, वो इतिहास ये बताता है कि वो नानुद गांव से ही अलग अलग जगह पे जाके जो है उनका बसेबा जो है हुआ। और मैं इस मौके पे अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और सभी आप लोहान परिवार की ओर से मैं नमन करता हूँ उस महापुरुष को, दादा देवराज को, जिन्होंने जो है पहली बार आकर जो है यहाँ खेड़ा जो है वो बसाया और आज ये परिवार जो है वो फल फूल रहा है और इस परिवार के जो लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में जो है उन्होंने बहुत नाम कमाया है। ये भी सच्चाई है कि लोहान गोत्र जो है वो इतना बड़ा गोत्र नहीं है, लेकिन लोहान गोत्र के लोगों की उपलब्धियां जो है वो वाकई में ही बड़ी हैं और वो जो है मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि वो सभी के लिए जो है वो प्रेरणादायक उपलब्धियां हैं। हम संख्या में भले कम हों, लेकिन उपलब्धियों में किसी भी गोत्र से किसी भी तरह से कम नहीं है और ये हम सब के लिए फख्र की बात है। कोई भी समाज जो है संख्या बल जो है अपनी जगह होती है, लेकिन समाज में जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी गोत्र का या किसी भी परिवार का,
कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूं कि वो मेहनत से जो है आप लोगों ने चीजें जो है प्राप्त की हैं। हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात को आपके सामने रखूं, मेरे जो दादा जो है चौधरी लालचंद अनपढ़ आदमी थे, लेकिन शिक्षा के महत्व को जानते थे। उनके दो पुत्र, मेरे पिताश्री जो है स्वर्गवासी पिताश्री चौधरी बलबीर सिंह, जो जाट स्कूल में हेडमास्टर रहे, और मेरे चाचा जो यहाँ इस सभा में बैठे हुए हैं, इंदर सिंह, उस वक्त भी जो है उन्होंने मेहनत करके दोनों को पढ़ाया और शिक्षा के महत्व को समझा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं और ये स्वीकारता हूं कि हमारे परिवार की जो तरक्की हुई वो उनकी दूरगामी सोच थी। बहुत ही डिसिप्लिन आदमी थे। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये बताना चाहूंगा कि वो रात को हमें 9 बजे के बाद जो है वो जागने नहीं देते थे, सुबह 4 बजे के बाद सोने नहीं देते थे। ये हमेशा उनका जो है हमारे ऊपर जो है एक इस तरह का अनुशासन जो है वो बना रहा, और वो अनुशासन का फल यही है कि मैं आज भी जो है वो आदत जो है मुझे 4 बजे उठने की आदत जो है वो मेरी लगातार इसी तरह से भले जो है, और लोग जो उठते हैं 7 या 8 बजे, तब तक तो मैं कई सारे काम अपने जो है निपटा लेता हूं। ये मेरे व्यक्तिगत की बात नहीं है, यह एक सिर्फ लालचंद के परिवार की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इतना छोटा गोत्र होते हुए भी अगर लोहान गोत्र की कुछ उपलब्धियां हैं, मेरे पड़ोस के गांव में एक ऐसे अफसर हैं, उनके पिताश्री जो है हमारे चाचा जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने जिक्र किया। और भी बहुत से हैं। गुरबनी गांव में जो है सज्जन सिंह जो है एससी रिटायर हुए हैं। नागद गांव से जो है अवर सिंह लोहान जी जो है अतिरिक्त निदेशक एडिशनल डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर में बहुत ही ईमानदारी के साथ और मतलब बहुत मतलब जो है अव्वल दर्जे की मैं ये कहूँगा अपनी सेवाएं जो है प्रदेश को दी। कब उस समय में जो है पीयू से जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो है पढ़ाई की। कितने नानुल गांव से जो है अधिकारी जो है अच्छे ओहदों पर रहे। बहुत हमारे जो है युवा जो है आज भी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा जो है एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से जो है हम तरक्की कर सकते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे परिवार में जो है शिक्षा के महत्व को समझा। मेरे पिता भी जो है एक शिक्षक थे। मेरा सौभाग्य रहा कि घूम फिर के जो है अंत में मुझे ये लगा कि शिक्षा के माध्यम से ही जो है चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। मुझे मौका मिला और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो है मैं प्रोफेसर के पद पर मैंने काम किया। आप ईमानदारी से लगन से अगर काम करते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे रास्ते इस तरह से मिलते रहे और प्रोफेसर बनने के बाद मुझे मौका मिला यूजीसी में काम करने का। देश का हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है देश की यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जो कि आज के दिन जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, ये मेरा सौभाग्य रहा कि उन दिनों ये नया विषय था, नया क्षेत्र था, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। हमारे आदमी मेहनती है, ये सबको पता है। मेहनत की और इतना काम किया कि राष्ट्रपति से भी सम्मानित होने का मुझे मौका मिला।
सब आप लोगों के आशीर्वाद से। और जब ये रास्ता निकला तो उसके बाद रास्ते निकलते चले गए। मुझे आज भी ध्यान है कि मैं दिल्ली में काम कर रहा था, मेरा कोई परिचय नहीं था। माननीय मनोहर लाल उन दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2017 की बातें हैं। उनको पता चला कि हमारे यहाँ हरियाणा से ही एक यूजीसी में जो प्रोफेसर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से मुझे फोन गया कि मैं आपके उस सेंटर में आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। 1 घंटा के करीब आए थे, आधा घंटा और घंटा 1.5 घंटा मेरे साथ उन्होंने लगाया। और वो सारा काम देखकर, मेरा कोई परिचय नहीं था उनसे पहले, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने प्रदेश में क्यों नहीं आते वापस, आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं वहां। और इस तरह से लगातार जो है मुझे मौके मिलते गए। और पहला मौका मुझे रोहतक में जो है, आज के दिन उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट यूनिवर्सिटी है। 2018 में मुझे वहां कुलपति के तौर पर काम करने का मौका मिला। अद्भुत यूनिवर्सिटी है, शायद हमें से बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि प्रदेश में इस तरह की भी यूनिवर्सिटी है। मैं तो ये कहूँगा कि आप आइए, रोहतक आइए, मैं आपको वो यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमारे प्रदेश में इस तरह की संस्थानें भी हैं। वहाँ कुछ काम अच्छा हुआ और उसके बाद मुझे मौका मिला महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय। इस साल महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय जो है अपनी स्थापना का 50वां साल जो है मना रहा है। और मुझे फख्र है इस बात का कि 2019 में मुझे एडिशनल तौर पर, अतिरिक्त तौर पे मुझे कार्यभार मिला उस यूनिवर्सिटी का। 2020 में नियमित तौर पर मुझे कुलपति के तौर पे महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय में काम करने का मौका मिला। जिस साल मैंने ये चार्ज मुझे मिला 2019 में, उस वक्त पूरे देश में जो है महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय का 98वां, भारत का शिक्षा मंत्रालय हर साल पहले 100 विश्वविद्यालयों की जो है सूची जारी करता है। 1100 के लगभग आज के दिन जो है देश में 1100 से भी ज्यादा ही विश्वविद्यालय हैं। और हर साल जो है पहले 100 विश्वविद्यालयों की सूची जारी होती है। महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय का 98वां नंबर था, यानी बिल्कुल टेल एंड पे था। और आज मुझे फख्र है इस बात का कि आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने, वहां के शिक्षकों, वही शिक्षक थे और कम से कम 98 शिक्षक जो है मेरे 6 साल के दौरान बल्कि रिटायर भी हुए और नया कोई भर्ती नहीं हुआ इस दौरान। उसके बावजूद भी आज भारत के शिक्षा मंत्रालय ने पिछले साल जो है महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय को 35वें नंबर पे आंका है। शायद आपकी जानकारी में हो ये बात, हो सकता है ना भी हो, कि हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में आज चम्बल विश्वविद्यालय, और चम्बल विश्वविद्यालय में से आज महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय का जो है पहला स्थान है। और मैं अपनी ओर से महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप आइए विश्वविद्यालय को देखिए। विश्वविद्यालय देखने का मकसद ये नहीं है कि आप वहां जाके पढ़ाई करें या वापस आके पढ़ाई करें। उसका मकसद ये है कि आप देखेंगे कि इस तरह के संस्थान हैं, हमारे बच्चे वहां पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे वहां पढ़कर तरक्की कर सकते हैं। हम जो है कई बार दोष देते हैं दूसरों को कि बच्चों की जो है शिक्षा जो है वो अच्छे से नहीं हो रही है, शिक्षण संस्थान जो है उसमें अच्छा शायद नहीं कर रहे हैं, बच्चों को नौकरी जो है अच्छी नहीं मिल पा रही है। मुझे 3 साल पहले का एक वाकया याद आता है। रोहतक में कुछ खाप पंचायतों का एक सम्मेलन था। वहाँ एक जो है नारवल भवन के नाम से एक भवन बना हुआ है और उस भवन में
खाप पंचायतों के कुछ मौजूद आदमी उसमें इकट्ठे हुए। उनकी तरफ से मुझे न्योता आया कि भाई शिक्षा पे कुछ बात करने के लिए काफ़ी सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे कि आप आइए और अपनी बात जो है हमारे बीच में रखिए, ताकि जो है समाज का जो है शिक्षा के प्रति जो है और रुझान जो है वो बढ़ पाए। मैंने मजाक में उनसे कहा कि आप सरकार को वहाँ सारे इकट्ठे होकर कोसेंगे, मुझे पता है, और मेरे लिए मुश्किल पैदा करेंगे। एक दो समझदार आदमी थे जो न्योता लेके आए, उन्होंने कहा कि कम से कम जब आप हमारे बीच में होंगे तो उस वक्त हम सरकार की आलोचना जो है वो उस तरह की आपकी मौजूदगी में नहीं करेंगे। एनीवे, बात ये नहीं थी, बात ये थी कि भाई इस तरह का माहौल हो वहाँ पे कोई मैं अपनी बात रख पाऊँ। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहाँ गया। मैंने एक ही बात पूछी उनसे, जैसे आज इस हाल में भी मेरे ख्याल से 300-400 लोग बैठे हुए, मौजूद लोग बैठे हुए। मैंने कहा कि आप हाथ खड़े कीजिए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आपका पोता, बेटा या बेटी स्कूल में पढ़ता होगा, आप साल में स्कूल में 1 या 2 बार उसका पूछने के लिए जाते हो कि भाई वो कैसा चल रहा है, उसकी कैसी पढ़ाई चल रही है। 500 के करीब आदमी उसमें हॉल में बैठे हुए थे और 500 आदमियों में से मुश्किल से 10-12 आदमियों ने हाथ खड़ा किया कि भाई हम जाते हैं। फिर मैंने पूछा कि आप में से कितने आदमी हैं जिनके बच्चे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और साल में 1 बार भी आप जो है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चे का हालचाल पूछने के लिए उसके शिक्षकों से मिलते हो, उसकी क्या दिक्कत है, उसके दोस्तों से मिलते हो कि उसके दोस्त किस तरह के हैं। आपको यकीन होगा कि सिर्फ 2 आदमियों ने हाथ खड़ा किया, 500 आदमियों में से सिर्फ 2 आदमियों ने हाथ खड़ा किया। उससे पहले मैंने पूछा कि कितनों के बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लगभग 200-250 आदमियों ने हाथ खड़ा किया कि भाई हमारे बच्चे जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। 200-250 में से 2 आदमियों ने हाथ खड़ा किया था कि भाई हम पूछने के लिए, जरूर पता करने के लिए जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 में से अगर 2 आदमियों ने खड़ा किया तो 1% आदमी ही इस बारे में चिंता करते हैं। आपके बच्चे की चिंता आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये फर्क है। जिस दिन हम अपने बच्चों की इस बात की चिंता करना शुरू कर देंगे कि वो किस तरह की कंपनी में बैठता है, उसके शिक्षकों को पास जाकर ये पूछेंगे, क्योंकि 10वीं 12वीं करते ही ऐसी फ्रीडम देते हैं बच्चों को, ऐसा लगा लेते हैं कि भाई अब इसको संभालने की जरूरत नहीं है। ये सूबे सिंह जी जो है पुलिस के अधिकारी रही हैं, इनको अच्छी तरह से पता है कि बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके किस तरह की कंपनी, किस तरह की गफलत में उलझ जाते हैं और अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। बहुत से बच्चे नशे की आदत में आज के दिन जो है, एक दूसरी बड़ी समस्या जो है आज समाज के सामने, हम सबके सामने, नशा हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहा है। और उसको ये सोचे कि लोहान इससे बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग इससे बचे हुए हैं, कोई ऐसा भी नहीं है। किसी भी सम्मेलन का, किसी भी आयोजन का कोई मकसद होता है। अच्छी बात है, हम संख्या में थोड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे का साथ दें, इकट्ठे हों, ताकत का पता चलता है। लेकिन इकट्ठे किस मकसद से हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी अपनी बात करते रहें, अपना अपना राग अलगते रहें, उससे भी बात नहीं बनेगी। अपनी भी सोचिए,
आदमी सबसे पहले अपने बारे में सोचता है कि मैंने तरक्की करनी है, उसके बाद परिवार के सदस्यों के बारे में सोचता है। क्योंकि परिवार में आदमी ये सोचे मैं अकेला तरक्की करूं, कोई भाई परिवार में अगर पीछे रह जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो आदमी अपने लिए रुकावट पैदा कर रहा है, अगर भाई की मदद नहीं कर रहा है। भाई अच्छी जगह पर पहुंचेगा तो कम से कम परेशान तो नहीं करेगा आपको। तो ये सोचना कि तरक्की मेरी ही हो, तरक्की परिवार की हो, तरक्की जो है पूरे मोहल्ले की हो, तरक्की पूरे गांव की हो, तरक्की पूरे आसपास के समाज की हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, ठीक है हमें लोहान परिवार को मजबूत करना है, लेकिन किस मकसद से लोहान परिवार को मजबूत करना है? क्या हम समाज में अकेले काम चला पाएंगे? ऐसा नहीं होता। हमें लोहान परिवार को इसलिए मजबूत करना है कि ताकि हम अपने आसपास और लोगों को मजबूत कर पाए। इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो बुराइयां हैं, उनके लिए भी काम करना होगा। हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना होगा, अच्छी शिक्षा देनी होगी। उस अच्छी शिक्षा के लिए जो है हमें सजग रहना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों पे थोड़ी सी नजर भी रखनी होगी, उनको शाबाशी भी देनी होगी, अच्छा काम कर रहे हैं। आज आपने कुछ बुजुर्गों को सम्मानित किया, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा होगा कि हम जो हमारे यहाँ होनहार बच्चे जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, उन बच्चों को भी सम्मानित करते हैं। अभी राजपुरा बहल गांव से ये प्रस्ताव आया कि अगला जो सम्मेलन होगा लोहान गोत्र का, वो राजपुरा बहल में अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं कहूँगा, और क्योंकि मैं उस गांव से संबंध रखता हूँ, तो ये प्रयास रहेगा कि पूरे लोहान गोत्र में जो बच्चे अच्छी उपलब्धियां हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई नौकरी कर रहे हैं, वहां बहुत अच्छी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं, बहुत अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। इस तरह से हम एनकरेज करेंगे बच्चों को, तो दूसरे बच्चे जैसे कहते हैं भाई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इस तरह का प्रयास लगातार रहे। और गांव में और भी बच्चे जो हैं, हरिजनों का बच्चा हो सकता है अच्छा काम कर रहा है, कोई बैकवर्ड क्लास का बच्चा हो सकता है और अच्छा काम कर रहा है, किसी दूसरे गोत्र का भी बच्चा है जो अच्छा काम कर रहा है। हम एक ऐसी मिसाल पेश करें इस गोत्र की कि दूसरे लोग इस बात से प्रेरणा लें कि भाई लोहान गोत्र के जो लोग हैं वो बड़े दिल के और दरिया के लोग हैं, अपना तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन समाज में दूसरों के उत्थान के लिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि परिवार में अकेला कोई ये सोचे मैं आगे बढ़ जाऊं और परिवार के मेरे जो है बाकी लोग जो हैं, मैं अगर मेरे दादा का जो परिवार है उसका जिक्र भी किया गया, लालचंद का मैं बोलता हूँ कि उनके दो बेटे मेरे पिता से जो बड़े थे और मेरे चाचा जो इधर हैं, आज जो है परिवार संपन्न है, सारी तरह की बातें हैं। मेरे चाचा का बेटा जो है वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है, उनके पुत्रवधू जो हैं, हमारी जो बहू जो है वो एसडीएम है, और जगदी के बारे में आप सभी जानते हैं। मेरी धर्मपत्नी जो है उनका नाम बुलाया गया बोलने के लिए, मैंने खुद प्रार्थना की कि मेरे बाप बोले, क्योंकि जो है पहली बात तो ये है कि हम आर्य समाज के फॉलोअर हैं और आर्य समाज में जो है पत्नी का दर्जा जो है वो आदमी से जो है बड़ा होता है, और मेरी धर्मपत्नी तो ओहदे में भी मेरे से बड़ी हुई। आरसीआई का चेयरपर्सन जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन के बराबर इक्वलेंट पोजीशन होती है। तो उस नाते से दोनों दृष्टि से वो मेरे धर्मपत्नी के नाते भी उनका बड़ा पद है, और
अरुण जी का इस बात के लिए सम्मान करता हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा और इस बात को जो है हमें अपने आचरण में बिठाना चाहिए। हमारी जो माताएं बहनें जो हैं, बेटियां और बहू जो हैं, बहू को जो बेटियां मानेंगे, बेटों से ज्यादा बड़ा स्थान देंगे, तो निश्चित रूप से जो है समाज जो है, गोत्र जो है, वो और ज्यादा तरक्की करेगा। हमें जो भी अच्छे संस्कार जो है हम अपने बच्चों को और अच्छी जो रीतियां जो है, अच्छी जो प्रैक्टिसेस जो है, वो ऐसा उदाहरण पेश करे लोहान गोत्र कि दूसरे भी जो है इस बात को जो है हमारी नकल करें, हमें फॉलो करें, हमें अनुसरण करें। मैं कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर जो है किसी सम्मेलन का आयोजन का कोई मकसद होना चाहिए। मुझे बुलाया गया है तो मैं निश्चित रूप से जो है हमारे जो प्रधान जो हैं शमशेर सिंह जी और दूसरे जितने भी मौजूद लोग जो हैं, मुकेश जी, अरुण जी, जितने भाई जो हैं और मेरे बड़े जो है जिन्होंने इस आयोजन को जो है रचना की, इसके बारे में सोचा, और उसमें कहीं नहीं ये बात भी आई कि हमारा एक भाई, हमारा एक बेटा जो है एक विश्वविद्यालय का कुलपति है, तो उनको बुलाएं। और क्योंकि मुझे बुलाया गया तो निश्चित रूप से कोई शिक्षा की बात और कोई जो समाज में जो है जो हम अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उस पर मैं जरूर जो है 2-4 मिनट और बोलना चाहूँगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है, कुछ इशारा मैंने जरूर कर दिया कि हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, वो हमारे स्कूल कॉलेज हम ये सोचें कि वहाँ पे जो शिक्षक हैं सारा दारोमदार उन पे ही होगा। वो शिक्षक भी हमारे समाज में से ही निकले हुए लोग हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोहान गोत्र के लोग जिस भी गांव में हैं, वो वहाँ पे जो स्कूल और शिक्षण संस्थाएं उनमें रुचि लें, वहाँ के शिक्षकों के साथ मिलकर जो कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक बेहतर माहौल बनाने में, उसमें अपना योगदान दें। यकीन मानिए कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मैंने कोई ऐसा चमत्कार ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसे कोई भवन नहीं बनवाए कि जिसके नाम पे ये कहे कि भाई उसने ये भवन बनवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। मैंने एक ही प्रयास करने का, एक ही काम का प्रयास किया है। एक मेरा यत्न लगातार जो है 6-7 साल से रहा है कि शिक्षा का माहौल अच्छा होगा। अगर माहौल अच्छा होगा किसी भी शिक्षण संस्थान में, शिक्षण संस्थान में जो है काम करने वाले जो लोग हैं उनको वो माहौल मिले कि वो अच्छे से काम कर पाए, पढ़ने वाला अच्छे से पढ़ पाए, पढ़ाने वाला अच्छे से पढ़ा पाए। आज भी दुनिया में अच्छे लोगों की ज्यादा संख्या है। अच्छे लोग जो है चुप रहते हैं। ऐसा नजर आता है कि जैसे समाज में बुराई ही बुराई ही बुराई है, बुरे ही बुरे लोग हैं। ऐसा नहीं है। समाज में आज भी अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन अच्छे लोग चुप रहते हैं। उन अच्छे लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है, उनको आगे लाने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि अगर समाज में जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनको आगे लेके आए, उनको सम्मानित करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, वो उत्साह ही उनको आगे लेके जाएगा। आपके समाज में जो भी बच्चे निकलेंगे वो कहीं न कहीं इस तरह का उत्साह उनको मिला है, इस तरह की पैडिंग उनको मिली है, इस तरह की शाबाशी उनको मिली है कि जिससे वो अच्छा कर पाए। आप किसी का भी देख लेना, जिस किसी ने भी अगर तरक्की की है उसके परिवार ने और परिवार के साथ में जो समाज के लोगों ने कहीं न कहीं, मैं ये मुझे अच्छी तरह से इल्म है इस बात का और मैं स्वीकारता हूँ इस बात को कि मुझे बनाने में मेरा परिवार और मेरे परिवार के आसपास के लोग, आप ये देखिए कि कितना कंट्रीब्यूशन होता है। मैं कभी स्कूल में अगर नहीं गया होगा तो किसी परिवार के या आसपास के चाचा ताऊ ने इस बात के लिए भी टोका होगा कि आज तुम्हारा छोरा जो है वो स्कूल में नहीं गया।
क्या उस आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं है? मेरे बनाने में उस आदमी का क्या योगदान नहीं है? हो सकता है कि मेरे वसीले परिवार से ना जुड़ा हुआ हो। हर इंसान जो है उसको बनाने में जो है बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। मैं धन्यवादी हूँ मेरे आसपास के अड़ोस पड़ोस के सभी मिल गए, मेरे चाचा जी का नाम दिया, प्रकाश, और कितने लोग आए हुए, कितने लोगों ने मुझे इनकरेज किया होगा कि भाई आगे बढ़िए। तो ये जो माहौल जो है, जो मैं आपको बता रहा था कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, एक ही काम किया कि माहौल बनना चाहिए, पढ़ाई का माहौल बनना चाहिए। और पढ़ाई का माहौल बनने के लिए कुछ तरीके होते हैं, आपकी कुछ सोच होती है, कुछ माहौल क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ों को बनाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी से बढ़कर जो है और कोई चीज़ नहीं होती। ये आदमी जो है कोई भी शिक्षण संस्थान का जो मुखिया है उसको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि लाइब्रेरी किसी भी शिक्षण संस्थान की जो है वो उसका जो है जैसे शरीर में जो माइंड जो काम करता है, सारी चीज़ें वहीं से चलती है। मेरा ये प्रयास रहा कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो है वो उम्दा दर्जे की लाइब्रेरी हो, और मुझे फख्र है इस बात का कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को इस साल जो है देश की सभी जो है यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी में नंबर 1 पे आता है। देश की किसी लाइब्रेरी में 3500 बच्चे एक साथ में बैठने की व्यवस्था नहीं है, वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में है। मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि आप जिस किसी को भी समय मिले या रोहतक जाने का मौका मिले, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जरूर जाए। 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है, 24 घंटे 365 दिन। रात को भी 1000-1200 बच्चे जो है वो लाइब्रेरी में आपको पढ़ते हुए मिलेंगे पूरी रात, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 3500 बच्चे जब लाइब्रेरी के अंदर बैठे होते, लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी का माहौल बदल गया। लोग मजाक में जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को MDU कहते हैं, शॉर्ट में MDU, और उसका एक्रोनियम जो है लोगों ने मजाक में क्या बनाया हुआ था, मार धाड़ यूनिवर्सिटी। MDU मार धाड़ यूनिवर्सिटी, यानी हर साल कोई न कोई मर्डर होता था, लड़ाई होती थी, सूबे सीधे जो है पुलिस के अधिकारी रहे हैं। फिर मैं इनका उदाहरण दे रहा हूँ, ये जानते हैं अच्छी तरह से, इनके पुलिस के अधिकारी जब एसपी तैनात होते थे, आजकल जो एसपी तैनात होते हैं, वो मुझे इस बात की चर्चा करते हैं मेरे साथ कि हमारी जो पोस्टिंग होती है रोहतक में, तो उनको उनके सीनियर जो है वो ये कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी को काबू में कर लेना, रोहतक काबू में हो जाएगा आपको, ये कहा जाता था। और वो पुलिस के अधिकारी SSP जो है वो मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये क्या जादू चलाया कि हमें कम से कम पुलिस को इस तरह से कि कोई मतलब जो है MDU की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। और आज वही लोग जो मार धाड़ यूनिवर्सिटी का तकमा देते थे, वो आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को मोस्ट डिजर्विंग यूनिवर्सिटी के तौर पे उसको तकमा देते हैं। मैंने लाइब्रेरी पे ध्यान दिया, जैसा मैंने बताया, बच्चे लाइब्रेरी से अलग और क्या चीजें सीखने की होती है, लैब होती है। यूनिवर्सिटी में जो है लेबोरेटरी जो है वो ऐसी जगह है जहाँ बच्चे को जो है प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। और हमारे देश में जो है पढ़ाई जो है वो थोड़ा उसमें मैं ये कहूँगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें इस बात पे ध्यान दिया गया है कि हम अपने बच्चों को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दें। अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज पर फोकस था कि भाई एक जो एग्जाम है पहले तो साल में होता था, आजकल साल में 2 बार सेमेस्टर सिस्टम हो गया है कि भाई साल में 1 बार एग्जाम होगा। उसमें जो है 9 प्रश्न आएंगे। अमूमन ये जो है इस तरह की व्यवस्था होती है कि 9 प्रश्न आएंगे, उनमें से 5 करने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि उसमें से छांट लेते हैं कि भाई ये 4 यूनिट में से 9 क्वेश्चन आने हैं, तो ये 2 यूनिट में छोड़ दूँ, 2 करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, इसमें अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो पिछले साल आए थे वो नहीं आएंगे, तो कुल मिलाकर 1/3 सिलेबस जो है पढ़ के लें, और कई बच्चे जो है 60% भी, 70% भी, 80% भी नंबर ले लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान नहीं होता। तो ये व्यवस्था कैसे बदले?
ये व्यवस्था बदलने के लिए थोड़ा इसका अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमने यूनिवर्सिटी की लैब को इतना सुव्यवस्थित किया, उसको इतना सुदृढ़ किया कि शिक्षक का और बच्चों का लैब में मन लगे। बहुत से टीचर ने कहा जी गर्मी होती है, एसी चाहिए। मैंने कहा लोग लैब में एसी होना ही चाहिए। अब लैब में एसी लग गया। आज के दिन एसी तो पहले जब कूलर लग्जरी था, अब तो आवश्यकता होगी एसी भी, घरों में भी लग गई। लैब में अगर मान लिया 20 बच्चे काम कर रहे हैं तो लैब होगी तो बच्चे जो है ज्यादा देर टिकेंगे, शिक्षक भी ज्यादा देर टिकेगा, मन लगेगा उनका। और मैंने तो उससे भी बढ़कर काम किया। मुझे पता चला कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो देर रात तक भी उसमें काम करते हैं। मैंने कहा ये रात को रुकते नहीं है, देर तक रुकते नहीं है, और ज्यादा इनका मन लगे। टी और कॉफी वेंडिंग मशीन उन लैब में जो है वो उनका प्रबंध करवा दिया। और जब से वो चाय और कॉफी की मशीनें जो है उसमें रखी गई, उनका और ज्यादा समय जो है लैब में लगने लगा। इस तरह से लोगों के लिए जो है अट्रैक्शन क्रिएट करना होता है। उसी तरह की चीजें जो है हम अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में रुचि लेकर अगर करें। बहुत सी जगह तो मैं ये कहूँगा दानी लोग भी आगे आ रहे थे। पैसों की कमी नहीं है, नियत की कमी है। जहां नियत ठीक नजर आएगी तो पैसे लगाने वाले बहुत दानी, आप में से ही बहुत लोग बैठे हुए हैं। ये खाना पीने के मेरे भाई जो है अपना अच्छा रोजगार चला रहे हैं, अच्छा काम चला रहे हैं। ये अपने स्कूल में चाहे दूसरे स्कूलों में भी इनसे पैसे लगवा लो। मैंने अभी हाल में ही रोहतक में इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक मीटिंग की, और जब यूनिवर्सिटी के बारे में बताया तो उनमें ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो जो है यूनिवर्सिटी के साथ आ गए। और उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि बच्चों को स्कॉलरशिप, अगर कोई गरीब बच्चा है और ये कहे मैं फीस नहीं दे सकता, मैं हॉस्टल की जो खाने के उसके पैसे नहीं दे सकता, उन्होंने कहा कि हम देंगे। मैंने तो उनको नहीं कहा, लेकिन जब उनको लगा कि यूनिवर्सिटी अच्छा कर रही है और हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोग अपने आप जुड़ने लगे। तीसरी एक व्यवस्था जिस पर मैंने ज्यादा जोर दिया, ये मैं हो सकता है कि किसी भाई को ये लगे कि ये अपनी खुद की बड़ाई करने में लगा। मेरा वो मकसद नहीं है। मैं उस मॉडल की बात कर रहा हूं जिससे हम अपनी शिक्षण संस्थाओं को बेहतर बना सकते हैं। हरियाणा के बच्चे जो है, हरियाणा के लोग जो हैं, हरियाणा का युवा जो है, ये पूरे दुनिया में उन्होंने दिखा दिया कि इस देश में खेल जगत में हरियाणा जो है पूरे देश में नंबर 1 है। पूरे देश की जो मेडल रैली होती है उस विश्व स्तर की बात कर रहा हूं, और चाहे राष्ट्रीय स्तर की भी बात कर लें, उस मेडल रैली में हरियाणा जो है सभी प्रदेशों में नंबर 1 है। और मुझे आपके सामने इस बात को साझा करते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश की मेडल रैली में हरियाणा का ही आधे से ज्यादा हिस्सा है। और जो मेडल रैली हरियाणा के बच्चों की जो उसमें आती है देश के लेवल पे, दुनिया के लेवल पे, उसका 65% जो है अकेले महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का योगदान है। जो बच्चों को मेडल मिलते हैं विश्व स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, उसका हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उसका 65% जो है वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से के खेल मैदानों से निकले हुए युवा को मिलता है। तीसरा मेरा जोर रहा इस बात पे कि हमारे बच्चों में जो पोटेंशियल है, जो आगे बढ़ सकते हैं, वो खेल का क्षेत्र है। और पिछले 5 साल में लगभग 50 करोड़ रुपए के लगभग जो है मैंने जो है खेल मैदानों में अच्छी सुविधाएं देने के लिए बच्चों के लिए मैंने खर्च किया। शायद विश्वविद्यालय में और विकास के क्षेत्र में जो है सारी चीजों को मैं मिला दूं, इतना खर्च हुआ होगा जितना के खेल मैदानों पर होगा। किसके काम आ रहा है? हमारे बच्चों के काम आ रहा है। स्विमिंग पूल बंद था, कहने लगे जी इसमें 5-6 करोड़ रुपया लगेगा। मैंने भाई कितना ही लगेगा, इसको चालू करवाना, 5 साल से बंद था।
आज जो स्विमिंग पूल है विश्व स्तर के जो है स्विमिंग पूल है। नहीं तो ये राजेश बैठे हुए हैं, हमारे रामराय के जो है अत्री साहब जो है बैठे हुए हैं। ये फिजिकल एजुकेशन के खिलाड़ी हैं। और रामराय के तीर्थ में जो है बड़ा मशहूर है तीर्थ, वहां का बड़ा तालाब है। नगूरा और रामराय दो ऐसे गांव हैं जो वहां के तालाबों से निकले हुए बच्चे जो है उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर जो है आज जरूरत ये है कि इस तरह की सुविधाएं जो हैं हम जो है अपने, और नागनौर बहुत बड़ा गांव है, बहुत पुराना गांव है और लोहानों का धाम है। मैं कहूँगा नागनौर लोहानों का धाम है। इस धाम को हम इस तरह से विकसित करें कि पूरी दुनिया में ये हो, पूरी दुनिया के मैप पे जो है नागनौर गांव हो। ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़ें। खेल सुविधाएं हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो। एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगा, ये जो मैंने जिक्र किया एमडीओ का, इन चीजों से वहां जो है एक माहौल ऐसा बना, वहां के शिक्षक, आप ये सोचे कि कोई एक कुलपति कोई मतलब जो है एक व्यक्ति कोई मतलब बदल देगा, ऐसा नहीं होता। उन लोगों में पहले से इच्छा थी, लेकिन उस इच्छा को दिशा देने की जरूरत थी। हाँ, मैं ये जरूर जो है इस बात के लिए क्लेम करूंगा कि वो दिशा देने का मैंने काम जरूर किया और मेरे शिक्षक साथी उनमें से कुछ आज यहाँ आए हुए भी हैं मेरे साथ। जैसे उनको पता चला, मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया उनको, मैं इस बात का संकोच कर रहा था क्योंकि तरह तरह की बातें बनेगी। मुझे मालूम है कि कुलपति जी हो सकता है कोई अपना जो है पॉलिटिकल कैरियर देख रहे हो, मैं सिर्फ समाज के लिए काम करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये मैं साफ करूँ। जो मेरे साथ आए उनको ये भाव था कि ये आदमी मुझसे कुछ अच्छी बात वहाँ जो है जरूर रखेगा, और वो मेरे साथ आए, मेरे पीछे आए। जैसे मुझे पता चला कि 10-12 प्रोफेसर जो है यहाँ इस वक्त आप लोगों के बीच में बैठे। उन सब ने मिलकर एमडीयू की टीम ने इतना अच्छा काम किया कि आज एमडीयू जो है प्रदेश का प्रथम स्थान पे है। सुंदरता के क्षेत्र में ग्रीन और क्लीन कैंपस के तौर पे 2019 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को देश के सभी सरकारी संस्थानों में नंबर 1 पे आंका गया है। आप जाओगे तो तभी खुश हो जाएंगे। ऐसा नजर आएगा जैसे किसी विदेश के कैंपस में, विदेश के विश्वविद्यालय के कैंपस में। ये लोगों की मेहनत का फल है कि वहां जो शिक्षक थे, कर्मचारी थे, अधिकारी थे, बच्चे थे, आज कोई किसी तरह की कोई छेड़खानी की और इस तरह की बातें नहीं होती क्योंकि माहौल अच्छा बन गया। हर आदमी उस माहौल में ये सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा इसमें कंट्रीब्यूट करूं। आइए सब मिलकर जो है एक इस तरह का जो है एक लोहान गोत्र को एक आदर्श गोत्र के तौर पर अपनी नहीं बल्कि पूरे समाज को आगे लेकर चले। आप अगुवाई करें समाज की, अपने आप को इस बात के लिए मतलब तैयार करें कि हमने समाज को जो है आगे लेके जाना है, अपने आसपास के अपने क्षेत्र को आगे लेके जाना है। और जो भी अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो राजनीति में कर रहा है, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में कर रहा है, चाहे वो शिक्षक के क्षेत्र में कर रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहा है, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, ऐसे सभी अच्छे काम करने वाले लोगों को शाबाशी दें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको एनकरेज करें। हमारी आदत है कि हम दूसरे को कुछ भी नहीं समझते। एक दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अच्छा कर रहा है उसको तो समझे ना, उसको तो अप्रिशिएट करें ना, उसको शाबाशी दें। और जिस दिन हमारे अंदर ये चीज आ जाएगी कि हम अपने अंदर सेंस ऑफ एप्रिशिएशन, दूसरे की अच्छे कामों की बड़ाई करना जिस दिन सीख जाएंगे, एक ही काम कर ले कि जो अच्छा काम कर रहा है, जो हमारा बच्चा है या दूसरे का भी है, दूसरा कोई नहीं होता, सब अपने, उनको शाबाशी दें। ये राजेश जो है ना मेरी जात से ना मेरे गोद से, लेकिन ये अच्छा कर रहा है और इसको शाबाशी दी। देखिए ये मेरे साथ यहां तक पहुंच, ऐसे बहुत से होंगे। तो ये चीजें करने की जरूरत है।
और मुझे उम्मीद है कि लोहान गोत्र के लोग जो हैं, बहुत बड़ा इतिहास है आपका। मुझे जब बुलाया गया और बात आई कि भाई गोत्र के लोग बुला रहे हैं, मैंने उससे पहले मेरा कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। मुझे इतना ही मालूम था कि 5-4 गाँव हैं। नानूल सबसे बड़ा गांव है लोहानों का, अलेवा है, मेरा खुद का गांव राजपुरा भेड़ है, गुलकड़ी है और खांडा खेड़ी में भी मिल गए है। इक्का दुक्का और गाँव का मालूम था। मुझे नहीं मालूम था राजस्थान में भी है। मुझे नहीं मालूम था कि तिब्बत जो है उत्तराखंड में भी, जो पहले यूपी में था, बड़ौद के पास में भी एक गाँव है लोहानों का। और मुझे तो ताजुब ये हुआ कि जब ये मैं किसी से चर्चा कर रहा था, अब वो सच कितना है उसको शोध के माध्यम से उसको जानने की जरूरत है। मुझे किसी ने बताया कि हमारा कोई आदमी जो है वो चाइना में चला गया और चाइना में टेम्पल का फोटो उन्होंने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजा, जिसका टेम्पल का नाम जो है लोहान, LUOHAN, उस टेम्पल का नाम जो है। और जर्मन की लेडी इंग्लैंड की ये हवा सिंह लोहान जी जो है, वो हम जब चंडीगढ़ सर्विस कर रहे थे तो RD शोभन, स्वर्गीय RD शोभन, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, IAS अफसर थे और मुख्यमंत्री के उन दिनों एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो मेरा और लोहान साहब का वो जो है वो थोड़ा मजाक में हमें छेड़ते थे कि एक शख्सियत है लिंडसे लोहान। तो वो पूछते थे कि भाई ये कहाँ से, हम ये तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन शोध के माध्यम से हमें देखिए अपनी जड़ें, अपने लोग, उस पर भी शोध करने की जरूरत है। हमें अपने आप में गर्व तभी होगा जब अगर हम अपने इतिहास को जाने। बिना इतिहास को जाने में कोई भी कौम, कोई भी समाज जो है, अपने इतिहास का ज्ञान उनको जरूर होना चाहिए। मैं मेरे बेटे को आज कह रहा था, उसका कोई एग्जाम था, मैंने कहा एग्जाम तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन जो आज मैं जहाँ जा रहा हूँ उन लोगों से मुलाकात जो है वो बहुत ही दुर्लभ आपके लिए होगी और आपके लिए मान सम्मान का। लेकिन बच्चे जो है वो, मैं तो इस बात को स्वीकारता हूँ कि उनकी कई बार प्रायोरिटी दूसरी होती है, और क्योंकि उसका एग्जाम था, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, लेकिन आज उसने इस बात को महसूस किया कि मुझे जाना चाहिए था। तो इस तरह से जो है मैं ये कहूँगा कि हमें अपने जो है इतिहास को जानने की भी ज़रूरत है। और एक भाई ने ठीक कहा कि वो कुलपति हो और उनसे उम्मीद भी की जाती है कि विश्वविद्यालय में शोध कार्य होते हैं, और मेरे दिमाग में पहले से है कि हम शोध के माध्यम से, लोहानों की बात नहीं है, बाकी और गोत्र के पे भी जो है शोध इस तरह के करवाने की जरूरत है कि किसका किस तरह का इतिहास रहा है। अगर चाइना में भी अगर वहाँ बताया गया कि 1000 साल पहले जो है वो लोहान डायनेस्टी होती थी, वहाँ उसका साम्राज्य होता था। अब वो मैं जो है प्रमाणिक तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन उसको जानने की जरूरत है। और हमारे यहाँ जो लोहानों का इतिहास जो है, सिंध के क्षेत्र में ये बताया गया कि सिंध के क्षेत्र में जो है हमारा जो है कभी शासन होता था। काबुल के क्षेत्र में बताते हैं कि लो गढ़ या लो के नाम से अफगानिस्तान में, काबुल में जो है लोहान जो है वो वहाँ पाए जाते थे। बाद में जो है वो जैसे नानक से भेड़ गाँव में गए, बहन से जो है अलेवा में गए, तो इस तरह से जो है उद्गम या जो है मोबिलिटी जो है, जहाँ जहाँ आदमी को ये लगता है कि यहाँ रोजगार जो है, यहाँ जो है बसेबा जो है अच्छे से हो सकता है, इस तरह की जो है आदमी अपने रूट्स उसको भी पहचाने, अपने इतिहास को भी जाने, उस पर भी काम करेंगे। और मैं कुलपति के नाते भी और एक शिक्षक के नाते भी मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि उस पर काम करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो अगर उसमें शोधार्थी उसमें काम करेंगे, स्कॉलरशिप पे बच्चों को जो है ये काम देंगे ताकि इस पर और जो है ऑथेंटिक काम हो। ये मैं जिम्मेवारी जो है आप लोगों की तरफ से जो है मैं लेता हूँ उसमें।
अंतिम बात जो है अपने समाज में जो है बुराइयों की मैंने बात की कि बहुत जो है बुराइयाँ होती हैं, और मैं ये कहूँ जब से ये सृष्टि बनी है तब से कुछ न कुछ जो है अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है, लेकिन बुराई इतनी भी ना हो कि अच्छाइयों पे जो है वो पार पा रहे, अच्छाई बुराई पे पार पाए, ऐसी स्थिति बननी चाहिए। एक जो स्थिति आज के दिन जो है हमारे खासकर ग्रामीण परिवेश में जो बन रही है वो ये है कि बच्चों का नशे की तरफ रुझान, ये नशे की तरफ बढ़ता हुआ जो रुझान है ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे युवाओं को खोखला कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके चिंतन करें। शायद बच्चों के हाथ में काम नहीं, जिस आदमी के हाथ में काम होगा, रोजगार होगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो चाहे अपना, सब रोजगार हो, तो मुझे लगता है कि वो बुराइयों से दूर रहेगा। हताशा में कई बार जो है आप शराब पीने की लत या और दूसरा सूखा नशे की लत रहती है, और रोजगार का एक ही तरीका हो सकता है, बच्चों के हाथ में हुनर होगा, कौशल होगा, तो बच्चों के हाथ में रोजगार भी होगा। खाली ये सोचे कि बीए कर ली, एमए कर ली, आप भी कहेंगे कि प्रोफेसर साहब मदद करो, मेरे जो है बच्चे ने एमए कर ली, डबल एमए कर ली, ट्रिपल एमए कर ली, पीएचडी भी कर ली, उससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी रोजगार उसके हाथ में होगा, तकनीकी हुनर उसके हाथ में होगा, कौशल उसके हाथ में होगा, और कौशल के लिए हमें जो है पहले तो खुद समझना होगा, इसकी अहमियत को समझना होगा। भारत सरकार में भी, प्रदेश सरकार में भी आज के दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पे जोर है कि बीए और एमए के साथ में बच्चे के साथ में जो है के हाथ में कुछ न कुछ हुनर आना चाहिए, वो तकनीकी ज्ञान उसके पास होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान उसके पास होना चाहिए। मैं इसके लिए भी आपके साथ काम करने के लिए जा रहा हूं। आप जैसा मैंने कहा कि चाहे वो स्कूल के लेवल पे, चाहे वो पॉलिटेक्निक के लेवल पे, चाहे वो आईआईटी के लेवल पे, बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें और पहले उस अहमियत को खुद समझे, माँ बाप समझे इस बात की अहमियत को। आज भी माँ बाप किसी बात पे तू बीए कर ले, एमए कर ले, बच्चे को ये कहे बीए एमए कर लिए तो कर, लेकिन साथ साथ में कोई ऐसा जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिससे तेरे को तकनीकी ज्ञान, जिससे तू सीख पाए। मुझे विदेशों में जाने का मौका मिला, वहां बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। हमारे बच्चे जो है टंकी के रास्ते से जो है ट्रक चलाते हैं, और करते हैं, मारे मारे कर रहे हैं। आजकल जो स्थितियां खासकर अमेरिका में जिस तरह की बनी हुई है, डूबते छुपते फिरते हैं क्योंकि गलत रास्ते से गए हुए, 2 नंबर से गए हुए, गलत तरीके से गए हुए, अनेक कठिनाइयां सहन करते हैं, कई रास्ते में मारे जाते हैं। हमारे भाई जो है वहाँ जसवीर लोहान, इसी गांव के बेटे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज सुबह सिंह जी ने उनका जिक्र किया, वाकई में मैं पिछले दिनों गया, 100-125 जो है डंगी के रास्ते से बच्चे गए हुए मेरे साथ इकट्ठे कर दिए, वहां मिले मुझसे। तो एक ही बात मुझे समझ में आई कि उनके हाथ में अगर कोई हुनर होगा, कोई तकनीकी ज्ञान होगा, तो वो शायद गलत रास्ते से नहीं जाते, उनको रास्ता ठीक रास्ते से मिलते हैं। दुनिया जो है खासकर वेस्ट वर्ल्ड, वहां कोई शादी नहीं करता, जो शादी नहीं करेगा बूढ़ा भी होगा, बच्चे नहीं पैदा होंगे। और वहां समस्या क्या हो रही है कि जब आदमी पैसा भी है लेकिन उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वहां प्लम्बर या और तकनीकी ज्ञान के लोग ही नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछले दिनों एक भाषण सुन रहा था और बड़े दावे के साथ वो बहुत अच्छी बात है वो साझा कर रहे थे कि दुनिया में ये सारे देश जो बूढ़े होते जा रहे हैं, आज भारत सबसे युवा देश है, 65 करोड़ से भी बल्कि 90 करोड़ के
आबादी हमारी जो है 35 साल से कम की है, सबसे युवा राष्ट्र है आज के दिन। लेकिन ये युवा जो शक्ति है इसको चैनलाइज नहीं किया गया, इसको अगर दिशा नहीं दी गई तो ये टाइम कम भी बढ़ जाएगा। ये चिंता की बात होनी चाहिए हम सबके लिए। और ऐसा बच्चा जो है हम हर सबके घर में है ऐसा बच्चा। वो ये सोचे कि मेरे घर में जो है वो टाइमर नहीं पड़ेगा, वो मेरे घर में भी पड़ेगा। अगर बच्चों को कोई हुनर नहीं देगी, कोई कौशल पर जो है रोजगार नहीं देगी, कौशलशीलता को अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे, सरकारें अपने लेवल पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन इसके बारे में हमें भी सजग होना पड़ेगा। छोटे छोटे कुछ कोर्सेज जो है वो जो है हमें गांव स्तर पर जो है वो एनकरेज करने होंगे और इसके लिए माहौल बनाना होगा। हम जो है फालतू की और बातों में बात करते हैं, कोई चौपाल में लाइब्रेरी का प्रबंध करें, कोई इस तरह का पढ़ने लिखने का प्रबंध करें, माहौल बनाएं इस तरह का, और नशे से दूर रहने के लिए लोगों को प्रेरित करें। मैंने एक छोटा सा प्रयास जो है रोहतक में आरंभ किया है और यकीन मानिए वो उसको कुछ भी नहीं करता। हम शराबी की बात करते हैं, शराब छुड़वाने की बात करते हैं, शराब ना पीने वाले की कोई बात नहीं करते। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस होता है। मैंने वहां विशेष तौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, बात लंबी हो गई है लेकिन बार बार मौका नहीं मिलता। कई जगह से जो है लोहान गोत्र के लोग आए हुए। हमारे बच्चे जो है सामाजिक सरोकारों से दूर हो रहे हैं, ना खेत में काम करते, ना माँ बाप के साथ बैठते, ना बुजुर्गों के साथ बैठते, अपनी अलग ही टोली बना रखी है और उसमें क्या डिस्कस करते हैं शायद हमको पता भी नहीं। ये चिंता की बात है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस था, राष्ट्रीय पंचायती दिवस था। हमने रोहतक के गांव में जो है वो प्रयास शुरू किया। अभी शायद इस हाल में भी बैठे होंगे, दीपेपुर गांव के सरपंच रहे हैं भाई सुनील झाला, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सुनील जो है हम शराबियों की बात करते हैं, क्यों नहीं हम जो है उन परिवारों की बात करें जिसमें किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता। ऐसे परिवारों को चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें। एक गांव से हमने, बड़ा गांव नहीं था, 20 से 70 का गांव था, 400-500 घरों का गांव था। 1 घंटा होगा। उसमें आइडेंटिफाई किया हमने, 30 घर निकले पूरे गांव में जिसमें किसी प्रकार का नशा नहीं है। मैंने कहा भाई विश्वविद्यालय की ओर से एक सम्मान पत्र जो है प्लेट बनवाएंगे, परिवार के मुखिया का नाम होगा या परिवार की मर्जी है वो परिवार में किसी और सदस्य का नाम उसको लिखवाना चाहिए और नशा मुक्त घर का जो है प्लेट उसमें लगेगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से लगेगी। एक दानी सज्जन जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आए कि जी अगर ऐसा कर रहे हो तो जितनी प्लेटें लगेंगी, आप लाख लगे, 2 लाख लगे, कितनी भी लगे, अगर पूरे हरियाणा में अगर ये अभियान छेड़ रहे हो, पूरे देश में भी छेड़ोगे तो मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। 750 रुपए की एक बहुत सुंदर प्लेट उसने बनवाई। उस गांव में जिस दिन हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे तो ये बात सुनकर एक बुजुर्ग, मैं ये कहूँगा कि 60 साल से फालतू की उम्र होगी, 65 के आसपास का होगा। 65 वाले तो आज के दिन जो है बुजुर्ग कम ही काउंट करते हैं। 61 का तो मैं भी हो गया, मैं अपने आप को बुजुर्ग बिल्कुल नहीं लगाता। मेरे चाचा बैठे हुए मेरे से 10 साल बड़े हैं, वही नहीं लगाते अपने आप को बुजुर्ग। तो कहने की बात ये है कि 65 साल की उम्र हो गई, वो मेरे पास आया कि जी मेरे घर में 9 सदस्य हैं, मेरे को छोड़ के बाकी कोई किसी तरह का नशा पता नहीं करता। अगर मैं छोड़ दूँ तो ये प्लेट मेरे घर में भी लग जाएगी। मुझे लगा कि ये अभियान हमने छेड़ा है इसमें ताकत है। पहले दिन एक आदमी झूठ या सच वो तो समय बताए, लेकिन उसके मन में ये भाव तो आता है और जिसकी प्लेट लगेगी उनको इस प्लेट उतरने का खतरा तो रहेगा ही। अगर कोई किसी तरह का नशा करेगा तो कम से कम ये परिवार तो बचेंगे जिसका प्लेट लगी, वो तो उसका तो ये जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, भाई हमारा तो प्लेट लग रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कम आने वाले दिनों में उनको तो बचा पाएंगे।
और उस प्लेट को देखा देखी उसके जैसे वो आया, कोई और भी आएगा। तो मुझे लगा कि ये लगता कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ गांव में जो है तसल्ली से यही पता करना है कि भाई कौन कौन से ऐसे परिवार हैं। और ये तो आर्य समाजियों का अक्षेत्र रहा है, बहुत से लोग मिलेंगे यहाँ। सच तो ये है कि वो चुपचाप है। मैंने कहा अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग चुपचाप रहने की वजह से और जो शरारती आदमी हैं वही नजर आते हैं, और ऐसा लगता है कि दुनिया में जो है पाप ज्यादा है, पापी ज्यादा है, गलत आदमी ज्यादा है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम इस तरह से शांति से बैठे हुए नहीं होते। इतनी देर से बैठे हैं, कोई तो कपाड़ी आदमी जो है कहता है क्या कर रहे हो तुम? इसका मतलब संख्या जो है ठीक ठाक लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ठीक ठाक लोग जो है ना इकट्ठे होते ना बोलते, सोचते हैं कि एक वो कहते हैं कि भाई किसी ने कहा कि भाई आग लग रही है। पंजाबी में मेरी धर्मपत्नी जो है सिख फैमिली से है, तो उसने कहा भाई आग लग रही है। तो कहा भाई मैंने क्या, भाई मेरे को क्या अगर आग लग रही है तो क्या लगे यार तेरे घर में लग रही है, मैं तो बता रहा हूँ। क्या भाई तेनू क्या, अगर लग रही है तो मेरे लग रही है, तेरे तूने क्या करना। तो ये जो इंडिफरेंट एटीट्यूड है कि भाई मैंने क्या या तेनू क्या, तो मैंने क्या लेना समाज से। अगर ये सारे लोग जो यहाँ अपना अपना किराया लगा के अपना अपना समय निकाल कर आज यहाँ इकट्ठे हुए, क्या खुद के लिए इकट्ठे हुए? नहीं, समाज के लिए इकट्ठे हुए। और मैं ये कहूँगा ये अकेले कोई लोहानों के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। ये मान के चलिए कि अगर आप ये सोचें कि भाई लोहान सुखी रहे और दूसरा दुखी रहे, या हमने क्या बात लेना देना, ऐसा नहीं होता। आपका पड़ोसी सुखी नहीं होगा तो परेशान आप भी होंगे। सबकी सोचनी है। और समाज में जो ये नशा है, इसके लिए भी जो है मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की इस मुहिम के साथ जुड़े। और भैया मैंने तो इस बात के लिए अपने आप को जो है ये समर्पण भाव से मैं बात, और लोहानों के बीच में आज ये बात कर रहा हूँ, गौतम के लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ कि मैं इसके लिए जो है ताउम्र इसके लिए काम करूँ कि समाज में नशा खोरी ना हो, उसके लिए काम करें। जो अच्छे लोग हैं उनको चिन्हित करें, उनको शाबाशी दें, उनको आगे बढ़ाएं, तभी हम बच पाएंगे। अदरवाइज तो ये मान के चलिए आपके घर में जब ये घुसेगा तो उस दिन का इंतजार ना करें, समय रहते इसको काम करें। और ऐसा करेंगे तो साधुवाद के भी पात्र होंगे, आपको शाबाशी भी मिलेगी, आपको सगुन भी मिलेगा कि वाकई में जो है मेरा जीवन जो है वो मैंने अच्छे कामों के लिए लगाया। और दुनिया से जब आदमी जाता है तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन जरूर होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ दोस्त बनाए या नहीं बनाए, मैंने कुछ अच्छा काम किया है या नहीं किया। तो उस उनके भागीदार हम बने। आप सारे जो है अधेड़ उम्र या उससे भी ज़्यादा उम्र के हैं, आप समाज को दिशा दें, समाज को एक अच्छी दिशा दें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरा जो सामर्थ्य है, जो मैं चीज़ें जो है समाज को दे सकता हूँ, अपने भाईचारे को दे सकता हूँ, मेरी तरफ से वो हमेशा प्रयास रहेगा। मेरी धर्मपत्नी जैसा जिक्र किया, भारत सरकार में सेक्रेटरी जो है, जो चीफ सेक्रेटरी का रैंक होता है प्रदेश में, उसके समकक्ष सौदे पे हैं, 3.5 लाख रुपये सैलरी भी बनती है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई मतलब जो है मेरा परिवार को इतना अमीर आदमी है, लेकिन संतुष्टि की बात होती है। संतुष्टि है इस बात की कि इतना अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, ये किसको मिलता है?
संतुष्टि इस बात की होनी चाहिए कि मुझे मतलब मुझे और मेरी धर्मपत्नी को और मेरे परिवार के लोगों को इस तरह का मौका मिल रहा है। आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, पूरे समाज के मेरे गोत्र के लोग बैठे हुए मेरे सामने, और वो अपनेपन के भाव से जो है मुझे जो है मान सम्मान दे रहे हैं। ये मेरे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। मेरे पास लाखों करोड़ों की जायदाद होती, उससे बड़ी जायदाद मेरे पास है आप लोगों की। मैं आप सबके सामने नतमस्तक हूँ और उस महापुरुष जिसने ये खेड़ा यहाँ बसाया, दादा देवराज जी, मुझे पहले भी यहाँ आने का मौका मिला इस तरह की सम्मेलन में। दादा देवराज जी के जो है उनके उत्सव पे मैं शामिल हुआ था। एक हॉल जो है उनकी स्मृति में जो है वो बनाया गया था, उसमें भी मैं शामिल हुआ था। जो मुझसे तुझ जो है उसमें जो है बन पाया वो भी मैंने करने की कोशिश की। और पैसा वैसा जैसे किसी साथी ने कहा था कि हमने कोई बहुत ज़्यादा कमाई नहीं की, लेकिन आप लोगों का जो प्यार जो कमाया है वही हमारी पूंजी है, वही सबसे बड़ी पूंजी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय